अब वही जैसे मुक्त मूलक कितने प्रकार के थे, वैसे कार्बोकेटाइन भी कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के, और वैसे ही कार्बोएनाइन भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। वही सेम नाम हो जाएंगे उनके, कौन कौन से, प्राथमिक कार्बोएनाइन, द्वितीयक कार्बोएनाइन, तृतीयक कार्बोएनाइन, और देखो जब, ध्यान से सुनना, जब ऋणावेशित कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो इसको क्या कहते हैं कन्हैया, 3 डिग्री कार्बोएनाइन कहते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। जब ऋणावेशित कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो इसे 2 डिग्री कार्बोएनाइन कहते हैं। जब ऋणावेशित कार्बन परमाणु केवल और केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री कार्बोएनाइन कहते हैं। और जब किसी भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, और अगर जुड़ा होता है तो 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है तो इसको क्या कहते हैं कन्हैया, मेथिल कार्बोएनाइन कहते हैं। अब कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट हो गए। अब इसके बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था मुक्त मूलकों के स्थायित्व क्रम, कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व क्रम, और यहाँ क्या पढ़ेंगे अपन, कार्बोएनाइनों के स्थायित्व का क्रम। कार्बोएनाइनों के स्थायित्व क्रम को जब मैं बताऊंगा तो देखना उल्टा हो जाता है बिल्कुल। सबसे ज्यादा स्थायी मेथिल कार्बोएनाइन, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। समझ में आ गई यहां तक की बात, क्लियर है। अब अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, स्थायित्व की व्याख्या। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं बता के जाऊंगा आज ही तुम्हें, अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहना है ना, मैं खुद ही बताता हूँ। कार्बोएनाइनों के स्थायित्व की जो व्याख्या होती है वो 2 प्रभावों के द्वारा ही होती है। वो 2 प्रभाव कौन कौन से हैं बेटा, एक तो आपका है प्रेरणिक प्रभाव और एक आपका है अनुनाद प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा कभी भी कार्बोएनाइनों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मुक्त मूलकों में कौन सा संकरण था, sp2, बहुत बढ़िया। कार्बोकेटाइनों में sp2, ठीक है, इतना ध्यान रखना। केवल 2 प्रभाव पढ़ाऊंगा, कम हो गया, रीजन भी दे दूंगा ऐसा क्यों होता है। देखो सुनो, अगला क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, मुक्त मूलकों के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, बहुत बढ़िया। कार्ब धनायन या कार्बोकेटाइन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कार्बो एनायनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो सुनो, आपने ना देखो, अभी क्लियर करते हैं। कभी भी आपको ऋणावेश दिखाई देना, नेगेटिव चार्ज, तो ऋणावेश का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, एक बंद को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 2, 2 4, 2 6 और 2। वैसे भी आपने बोर्ड पे इसका मतलब गौर नहीं किया, मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, और इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ी देर पहले ये लिखा था मैंने, लिखा था कि नहीं लिखा था, मैंने इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बनाए थे कन्हैया, ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए कि नहीं आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ध्यान रखना बेटाओ, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटाइन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्ब एनाइन के बाह्यतम कोश में, ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट सुनना, कार्बो एनायनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझा दी 8 कैसे हैं, 3 तो बंधों के कारण, 3 दूनी 6, और 2 ऋणावेश के कारण। देख लो ये डायग्राम में सिखाया था मैंने, और ये 2 8। कार्बो एनायनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होगा या अपूर्ण, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अर्थात इन्हें अब इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मैं इसे और इलेक्ट्रॉन दूंगा, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है पहले से ही, नेगेटिव चार्ज, मैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूंगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उस पर भी कैसा आवेश है, नेगेटिव चार्ज। ऋणावेश ऋणावेश में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, सब आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋणावेश और ऋणावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण के कारण स्थायित्व के मान में कमी हो जाएगी। देखो एक बात सुनना, कंसेप्ट देता हूं। देखो, मैं रोडवेज बस में जा रहा था, ठीक है, अब साहब जा रहा था तो रोडवेज बस में देखा 2 टाइप की सीट होती हैं, एक तो 3 जनों की और एक 2 जनों की।
ऐसी तो होती है। तो 2 जनों वाली सीट पे मैं बैठा हुआ था अकेला, अपन बस स्टॉप पे खड़े थे, बस रुकी, बस खाली थी पूरी सी, अपन देखी 2 सीट वाली सीट पे जाके अपन पसर गए, ठीक है, आराम से पड़ गए टेढ़े सीधे होके, आराम से पड़ा हुआ हूँ, मेरी किसी से कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं है, ठीक है, बैठ गया। अब क्या हुआ, बस चली, फिर चली, और बस कहीं रुकी, और बस रुकने के बाद बस में भीड़ चढ़ गई, भीड़ चढ़ने के बाद देखा मेरे साइड में मेरे जैसा ही आगे बैठ गया। अब हम दोनों एक जैसे, समझ में, बेचारी सीट तो फिक्स है लेकिन हम दोनों फैले हुए, समझ में आ गई यहाँ तक कि मैं भी ऐसा ही और वो भी ऐसा ही। अब क्या मैं पहले की तरह पसर के बैठ पाऊंगा क्या? अब क्या होगा, मुझ में और उसमें आंतरिक कौनी मार युद्ध चलेगा। मैं चकते कौनी मार दूं ई सड़क, मैं प्रभु मुंह हल्का सा मार देगा इतको सड़क। तो अब हमारे बीच में बताना बेटा आकर्षण है या प्रतिकर्षण? हमारे बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। जब प्रतिकर्षण हो रहा है तो मैं पहले की तरह ढीला बैठा हूं या टाइट बैठ गया, टाइट बैठ गया, इसका मतलब मैंने अपनी ऊर्जा को क्या किया, बढ़ा लिया। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, मैंने अपनी ऊर्जा को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो कंसेप्ट है जब भी प्रतिकर्षण होगा, अब तुम आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हारी ऊर्जा क्या है, कम है, अभी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी तो तुम्हारी ऊर्जा ऐसी रहेगी एकदम बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना, लड़वे का तैयार आ जा सर देखे आवाज, ठीक है ना। तो प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि। आकर्षण से ऊर्जा होगी कम और प्रतिकर्षण से ऊर्जा होगी ज्यादा। समझ में आ गई? अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक कंसेप्ट सुनो, याद रखना इसको, इसको याद रखना। रोडेज बस चलनी चाहिए जब तक ऑर्गेनिक चलेगी, रोडेज बस चलेगी तो ऑर्गेनिक पूरी समझ में आ जाएगी, ये किसी कंसेप्ट से। दूसरा एक बात आओ, घर में 2 प्रकार के लोगों की ज्यादा वैल्यू होती है, हमारे वाले को तो होती नहीं है। एक या तो छोटे बच्चों की या फिर बड़े बूढ़ों की। बड़े बूढ़ों की सब सुनते हैं और छोटों की सब सेवा करते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। एक बात बताओ, छोटे बच्चों की ऊर्जा कम होती है ज्यादा होती है? छोटे बच्चों की ऊर्जा कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। कभी आप उन्हें एक जगह बिठा के देखना, लाला बैठ जा, कन्हैया बैठ के दिखा, पूरे घर में घूमता रहेगा, उसे रोकते हैं पकड़ पकड़, भाई रुक जा, वो बाहर भागेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, बड़े बूढ़ों की एनर्जी कम का, बहुत कम है, एक इधर धरे रहे ना, क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा क्या हो चुकी है, बहुत कम। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो भगवान उसे ऊर्जा का एक पैकेट देके भेजता है। समझ में आ गई बात? फिर उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वो ऊर्जा क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है ना। और एक स्थिति ऐसी आती है जब बिल्कुल भी ऊर्जा, उस समय क्या होता है, जप नाम। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, सारे मैटर क्लोज। अब आगे की बात सुनो। अब एक बात बताओ, छोटा बच्चा है, आप उसे कितनी भी कोशिश कर लो, कन्हैया बेटा राजा बाबू बैठ जा, एक जगह बैठता है क्या? नहीं बैठता, लगातार घूमता रहता है। इसका मतलब जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, क्या वो एक जगह स्थायी है क्या? नहीं है, अर्थात उसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। अच्छा, बड़े बूढ़ों की ऊर्जा कैसी है? बहुत ही कम है, बिल्कुल गिरा सुधर है ना, कोई पता ना, कम मैटर क्लोज है जाए। तो बड़े बूढ़ों की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, घूमते रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, अर्थात उनका स्थायित्व तो ज्यादा होता है। समझ में आ गई यहाँ तक? कंसेप्ट आंसर देना आप। प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। अरे भाई, मार्केट में 2 साड़न की लड़ाई हो जाए, बिना प्रतिकर्षण होता है तो आसपास की जनता वहीं खड़ी रहती है, तमाशा देखना ही, भाग जाए लंबी, देखा ना, भाग जाती है। तो प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ऊर्जा ज्यादा होने के कारण छोटे बच्चों वाला केस स्थायित्व तो कम हो जाता है। याद रहेगी यहाँ तक की बात। दूसरा केस, आकर्षण के कारण, अट्रैक्शन के कारण ऊर्जा, मैं आकर्षण पूछ रहा हूं इस बार, आकर्षण के कारण ऊर्जा कम हो जाती है, और जहां जहां ऊर्जा कम होगी वहां वहां स्थायित्व तो ऊर्जा कम, बड़े बूढ़े याद रखना, बुढ़ापे ऊर्जा कम तो स्थायित्व क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अब अगर ये समझ में आ जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अगर ये मैंने जो कंसेप्ट समझाया आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दिख नहीं रहा है, कहा देख है भैया, ठीक है, नहीं अब दिख रहा है साहब, चलो सुनो। कार्ब एनायन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्ब एनायन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अब इसे और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अब देखो सुनो, लेकिन ये कौन से समूह है कन्हैया? एल्किल समूह, और एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव कार्य करता है? प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव। एक बात बताना, इस पर पहले से ही ऋणावेश है, ऊपर से इन तीनों ने इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ज्यादा ऋणावेश दे दिया, तो ऋणावेश ऋणावेश को क्या करेगा,
प्रतिकर्षित करेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, और ऊर्जा बढ़ने के कारण स्थायित्व कम हो जाएगा, इसीलिए 3 डिग्री का स्थायित्व सबसे, समझ में आ गई बात? आगे आ जाओ। 2 डिग्री कार्बेनाइन में 2 एल्किल समूहों का कौन सा प्रभाव कार्य करता है? प्लस आई प्रभाव कार्य करता है। 2 एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव कार्य करता है? प्लस आई प्रभाव कार्य करता है, जिसके कारण यहाँ पर किसकी अधिकता हो जाएगी? ऋणावेश की। अच्छा एक बात बताओ, 3 डिग्री में ऋणावेश ज्यादा बढ़ेगा या 2 डिग्री में? 3 डिग्री में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 3 डिग्री में कितने एल्किल समूह है? 3, और यहाँ पर 2। तो ऋणावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा, जल्दी बोलो, ऊर्जा, और ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व, इसीलिए इसका स्थायित्व जो है वो 1 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, जबकि 3 डिग्री से ज्यादा होता है। यहाँ पर केवल एक एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव कार्य करता है, यहाँ पर किसी भी एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव कार्य नहीं करता, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रतिकर्षण नहीं होगा। जब कोई भी प्रतिकर्षण नहीं होगा तो ऊर्जा के मान में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, इसीलिए इसका स्थायित्व सर्वाधिक होता है। समझ में आ गई बात? यहाँ सबसे ज्यादा स्थायी, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज दैट मेरी वजन उठाने की क्षमता, सपोज दैट मेरी वजन उठाने की क्षमता है 20 किलो। कितने किलो है? 20 किलो वजन उठा सकता हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब ये ऋणावेश जितने भी कार्बन है उन सबकी वजन उठाने की क्षमता 20 किलो है, ये 4 आदमी है। लेकिन एक एल्किल समूह इस पर 20 किलो वजन और रख देता है। यहाँ कितने एल्किल समूह है? 3, तो 3 एल्किल समूह के कारण कितना वजन हो गया? 60 किलो। तो टोटल कितने किलो हो गया? 80। यहाँ पर अरे दो की वजह से 40 में जाएगा, और एक की वजह से 40। अब मुझे बताओ बेटा, सबसे ज्यादा जोर कौन पर पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा, या जहाँ पे जोर पड़ेगा उसका स्थायित्व तो सबसे कम हो जाएगा, यहाँ पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ये हो गई आपकी मुक्त मूलकों के स्थायित्व की व्याख्या, सॉरी, कार्बेनाइनों के स्थायित्व की व्याख्या प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा। अभी अभी मैंने कहा था कि इसमें अपन कौन सा प्रभाव नहीं पढ़ते हैं? अति संयुग्मन प्रभाव नहीं पढ़ते हैं। अब कौन सा प्रभाव पढ़ेंगे? अनुनाद प्रभाव, ठीक है। अनुनाद प्रभाव में सेम वही स्थिति चलेगी। सबसे पहला कौन सा कार्बोएनाइन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। देखो, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन एकल बंध और ऋणावेश किसमें उपस्थित है बेटा? संयुग्मन में उपस्थित है, और जहां जहां संयुग्मन होता है वहां वहां क्या होता है बेटा? बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, जहां जहां संयुग्मन होता है वहां वहां क्या होता है? अनुनाद होता है। तो यहाँ पर अनुनाद होगा। अनुनादी संरचनाओं की संख्या पाई बंध से सदैव एक ज्यादा होती है। कितने पाई बंध हैं? तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी? 2 अनुनादी। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल कौन सा कराया था? बेंजाइलिक, वेरी गुड। बेंजाइलिक में मुझे बोर्ड पर देख के बताओ आप सभी, कुल कितने पाई बंध उपस्थित हैं? 3। तो कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी? 4। बेंजाइलिक के बाद कौन सा पढ़ाया था? डाईफेनाइल मिथाइल कार्बोएनाइन। ये देखो, मुझे बोर्ड पर इसमें गिन के बताओ कुल कितने पाई बंध है? 6। कुल 6 पाई बंध है, तो कितनी अनुनादी संरचना बनेंगी? 7 अनुनादी संरचना बनेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, मुझे आंसर करो, ये कौन सा है बेटा? पाई लिख दो केवल। कुल कितने पाई बंध हैं? 9। तो कुल कितनी अनुनादी संरचना बने? 10। फिर वही कंसेप्ट मेरा पुराने वाला, वही राम कहानी चल रही है सोमवार से। जितने ज्यादा पाई बंद होंगे उतनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे ज्यादा स्थायित्व तो ट्राई का, ट्राई से कम, डाई का, डाई से कम, बेंजाइलिक का, बेंजाइलिक से कम, एलाइलिक का, एलाइलिक से कम किसका बेटा? CH3 माइनस का, CH3 माइनस से किसका? 1 डिग्री, और फिर 2 डिग्री, और सबसे कम 3 डिग्री। तो एक बात नोटिस करी आपने, आपने एक बात नोटिस करी, यहां से लेके यहां तक तो तीनों के लिए सेम है, तो दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। पेपर में आसानी से देख के कर दोगे आप। पेपर में इनको रैंडमली लिख कर दे देता है और आपसे पूछता है इनको स्थायित्व के क्रम में लगाओ, या मुक्त मूलकों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो, कार्बोकैटायन पे लिखो, जो भी कुछ भी पूछ लेता है। तो यहाँ तक का तो याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। कार्बोकैटायन में यही
मुक्त मूलकों में भी यही और कार्बो एनाइन में भी यही, सब में यही है बेटा। ये वाला ऑर्डर चेंज हो गया है बस। कार्बोकेटायन और मुक्त मूलक में तो ये क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, और यहाँ पर क्या हो जाता है ये उल्टा। अब फिर मैंने क्लास स्टार्ट करी थी ना, तभी बीच में एक बात कही थी कि कार्बो एनायनों के स्थायित्व की व्याख्या कितने प्रभावों से करते हैं, 2 प्रभाव। कौन कौन सा है? पहला प्रेरणिक प्रभाव से किया और दूसरा अनुनाद प्रभाव। वेरी गुड। इंडक्टिव इफेक्ट था एक तो, और दूसरा था रेजोनेटिंग इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अति संयुग्मन प्रभाव मैंने आपको क्यों नहीं बताया, अभी बताता हूँ उसका आंसर। कार्बोकैटायनों का संकरण क्या था बेटा? sp2। मुक्त मूलकों का संकरण क्या था? sp2। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, कार्बो एनायनों के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड। ऋणावेश, और ऋणावेश का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। एक तरीके से देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बंध बनाएंगे, तो कुल मिलाकर कितने सिग्मा बंध हो गए? 1 2 3 4, और 4 सिग्मा बंध का मतलब कौन सा संकरण? sp3। sp3 4 सिग्मा बंध का मतलब हो गया कौन सा संकरण है? sp3। और sp3 संकरण के कारण आकृति कैसी होती है? कल बना के दिखाई थी, शायद दिखा दी थी ना। sp3 संकरण के कारण आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। लेकिन एक ऋणावेश की उपस्थिति के कारण इसकी आकृति विकृत हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? विकृत हो जाती है। देखो पेन देना है। लेके चल दिया। अरे उठ के आ, पेन लेके। वैसे ही देखो, ये है इसकी संरचना। ये sp3 संकरण के कारण ये संरचना चतुष्फल की होती है। फिर मैंने तो बल बताया था ना, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट, इन तीनों को जोड़ दो, एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक और चौथा फलक। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर 3 ही बंद हैं, 3 ही बंद हैं, और एक क्या है इस पे? लोन पेयर। तो इसकी आकृति इस तरीके से हो गई पिरामिड के समान। भाई इसको थोड़ा सा मैं और झुका दूं, बन गया पिरामिड। अब अगर मैं इसे, समझ में आ गई यहाँ तक की बात? और थोड़ा यूं कर लो, समझ में आ गई बात? बन गया पिरामिड। तो इसकी आकृति किसके समान होती है? पिरामिड के समान, पिरामिड के समान होती है। तो क्लियर है यहाँ तक की बात? कार्बो एनायनों का संकरण कौन सा होता है? sp3 संकरण होता है। इनकी आकृति किसके समान होती है? पिरामिड के समान। आप मुझे बता सकते हो NH3 अमोनिया पढ़ा होगा आपने, NH3 की आकृति भी कैसी होती है? पिरामिड के समान आती है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, बीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि कार्बो एनायन की संरचना कौन से उदासीन यौगिक के समान होती है? तो आंसर क्या जाएगा? अमोनिया, NH3। देखो बिल्कुल सेम ऐसी होती है। आपने 12th 11th क्लास में पढ़ ली होगी। ये लो, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो पेपर में एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आपको इस चीज को याद रखना है कि कार्बो एनायनों की आकृति किसके समान होती है? इसके समान। अब वही बात अति संयुग्मन प्रभाव वाली, अति संयुग्मन प्रभाव वाली बात में क्या कह रहा हूँ आपसे कि अति संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि अति संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। और कार्बो एनायनों में कार्बन का संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। इसीलिए ये कभी भी अति संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। पूरी केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे एटलीस्ट, और 2 साल पढ़कर आ चुके हो। 5 साल तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जब हो जाएंगे, तब भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तुम्हें कि जहां पर कार्बन का संकरण sp3 हो और वहां पर तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव पढ़ाया गया हो या बुक में मिले। और अगर कोई पढ़ाता है तो उसको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? नोबेल पुरस्कार से तुरंत प्रभाव से बुलाया जाएगा और उसको कहेंगे भैया तू कहाँ था ले, और उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? नोबेल पुरस्कार। तो समझ में आ गई यहाँ तक? अगर आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछता है कि कार्बो एनायनों की स्थायित्व की व्याख्या कितने प्रभाव से की जाती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 2 प्रभावों से। कौन कौन से प्रभाव? प्रेरणिक प्रभाव और अति संयुग्मन प्रभाव, सॉरी अनुनाद प्रभाव। अगर वो कहे कि अति संयुग्मन प्रभाव से क्यों नहीं की जाती, तो आप उससे कहना कि अति संयुग्मन प्रभाव वहीं कार्य करता है जहां पर कार्बन का संकरण sp2 होता है। अगर कार्बन का संकरण sp3 हो जाता है तो वहां पर अति संयुग्मन प्रभाव कार्य नहीं करता। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? और इसी के साथ आपका कार्बो एनायन पूरा ठीक है।
ये आपका समांश बंध विखंडन, विषमांश बंध विखंडन, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, मुक्त मूलक क्या हुए, समाप्त हुए। अगला देखो बेटा सुनो, अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, किसी भी अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, अभिकारक भाग लेते हैं। अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उन अणुओं को अभिकारक के नाम से जाना जाता है। और अभिकारकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो होते हैं सबस्ट्रेट, एक तो कौन से होते हैं, सबस्ट्रेट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं क्रियाधार। अभिकारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से होते हैं कन्हैया, और सबस्ट्रेट, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रियाधार, और दूसरे होते हैं अभिकर्मक। अच्छा एक बात क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जवाब देना, क्वेश्चन है इसका जवाब देना। अच्छा भारत और पाकिस्तान में लड़ाई रहती है हमेशा, पहले आक्रमण कौन करता है? भाई सही बात है, सही कह रहे हो, भारत और पाकिस्तान, पुलवामा अटैक हमने किया कि उन्होंने किया? हमारी संसद पे आक्रमण किसने किया? पाकिस्तान वालों ने किया। भाई हम कभी उन पर अटैक करते हैं क्या? हम तो बहुत सीधे हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। तो भारत और पाकिस्तान में पहले आक्रमण कौन करता है? पाकिस्तान। किस पर आक्रमण करता है? भारत पर आक्रमण करता है। सेम कहानी यहाँ पर है, क्रियाधार इज जस्ट लाइक अ भारत, भारत के समान है, और अभिकर्मक किसके समान है? नहीं हम बोर्ड पे ऐसे नाम नहीं लिखेंगे, गलत। देखो सुनो, इसका मतलब आक्रमण कौन करता है? अभिकर्मक। किस पर करता है? क्रियाधार पर। क्रियाधार वह प्रजाति है जिसके ऊपर अभिकर्मक आक्रमण करता है, और अभिकर्मक वह प्रजाति है जो क्रियाधार के ऊपर आक्रमण करता है। जैसे बेंजीन, जैसे मेरी बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। बेंजीन यूनिट 4 है आपकी, ये रही मेरी बेंजीन। बेंजीन में यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये इस पर अटैक करता है। बेंजीन तो चुप है, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पर आक्रमण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? अभिकर्मक की तरह। और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्रियाधार की तरह। पहचानने का तरीका सबसे बढ़िया है, आपको पेपर में दो प्रजाति दे दी, एक पर तो कोई भी आवेश नहीं है और एक पर आवेश है, तो जिस पर आवेश होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? अभिकर्मक की तरह। आदमी से कहते हैं ना आवेश में मत आओ, शांत रहो। आवेश में मत आओ मतलब गुस्से में मत आओ। आक्रमण कौन करता है? जो शांत रहता है वो, या जो मतलब गुस्से में आता है वो? जो आवेश में आता है। तो जिस प्रजाति पर आवेश होगा वो आक्रमण करेगा, जो आक्रमण करेगा वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कौन है? अभिकर्मक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? जो उदासीन है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, वो किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, वो भारत है, वो सबस्ट्रेट है। पहचान लोगे आसानी से। मैं आपको अगर बोर्ड पर 10-20 मॉलिक्यूल लिख कर दे दूं तो उनमें जो उदासीन है वो सब तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? किसकी तरह व्यवहार करेंगे? जिस पर उदासीन है वो क्रियाधार की तरह, और जिन पर आवेश है वो अभिकर्मक की तरह। अब साहब पेपर में एक बार एग्जामिनर ने और दिमाग लगा लिया, उसने दो प्रजाति लिख कर दी, उसने लिख कर दिया Fe+2 और Fe+3, और पूछ लिया भैया माना Fe+2 और Fe+3 में अभिक्रिया होती है, ठीक है तो बढ़िया बात है, हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इनमें कौन क्रियाधार है और कौन अभिकर्मक है? क्रियाधार Fe+2, वेरी गुड। और अभिकर्मक बहुत बढ़िया। क्यों? जिसके पास आवेश ज्यादा है, जिस पे गुस्सा ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, और जो जल्दी अटैक करेगा वो क्या कहलाएगा? अभिकर्मक कहलाएगा। और दूसरा सबस्ट्रेट कहलाएगा। कर लोगे आसानी से। फिर कल अपन अभिकर्मक के प्रकार पढ़ लेंगे। अभिकर्मक दो प्रकार का होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही। ठीक है, पढ़ के आना, नोट्स तुम्हारे पास नहीं है।